बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने वायरोलॉजी कंप्लीट की, पैरासाइटोलॉजी कंप्लीट की और बहुत से जो है ना बैक्टीरियोलॉजी भी कंप्लीट कर ली। मुझे बार बार एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पैथो के जो है ना वो जो 5-6 चैप्टर है ना थर्ड ईयर के, वो भी साथ ही कवर करवा दें। नो डाउट मैंने सेल इंजरी सेल डेथ की वीडियोज़ भी बनाई हैं, काफ़ी थैंक यू फॉर कि उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन उनका कहा था कि एक दफ़ा बुक से भी जो है ना वो जिस तरह मैं मार्किंग करवाता हूँ उससे जो है ना वो हमें ज़्यादा समझ आती है। और कुछ ने तो ये कमेंट किया कि सर हमें आपकी आदत हो गई है, लव यू यार सबको। ठीक है। बाकी मैंने हाँ अभी ये ऑलमोस्ट क्या टाइम हो रहा है, सुबह के 6 सवा 6 हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी मेरे पास 2-3 घंटे थे, मैंने कहा सो लूँ या वीडियो बना लूँ, तो मैंने कहा नहीं यार वीडियो बना लेते हैं, मे बी किसी एक बंदे के ना मेरी वजह से हेल्प हो जाए तो शायद मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा। हाँ मैंने यूट्यूब पे देखी हैं बहुत से लोग जो है ना इसकी लेक्चर बहुत कम है, बहुत बहुत कोई वो कहते हैं किसी ने को मार्किंग करवाई हुई है, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। और लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेड कर रहे हैं, मतलब वो फ़ीस लेके जो है ना वो फिर लेक्चर प्रोवाइड करते हैं कि माइक्रो के और पैथो के। अगर यार मेरे पास में होता ना तो इंशाल्लाह अगर कभी फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट जो है ना मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि नर्सरी से लेके MBBS तक या फिर कोई भी फील्ड हो, इवन इंजीनियरिंग हो या फिर कोई तालीम फ्री होनी चाहिए, ताकि कोई बच्चा इस डर से ना जाए कि उसके पास जो है ना वो पैसे नहीं हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकता और वो तालीम ना ले। हाँ बाकी वो खुद ना जा के ले, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, ताकि उसे रिग्रेट ना हो कि मेरे हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरी यही ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, इंशाल्लाह कभी अल्लाह पाक ने मौका दिया इतने बड़े होते हुए, नो डाउट बात बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना कबूलियत का वक्त होता है। शायद अगर मेरी दुआ कबूल होगी तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ऐसा कुछ बड़ा करके जाएंगे। अच्छा एनीवेज कमिंग बैक टू अवर लेक्चर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अच्छा जिसे जो है ना वीडियो तेज़ लग रही हो वो यूट्यूब की सेटिंग के अंदर जाके ना वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स नज़र आएगा, वहाँ पे जाके स्लो कर ले। जिसे स्लो लग रही है वो तेज़ कर ले। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को आप भी समझे ना। कमेंट आते हैं सर आप बहुत तेज़ बढ़ाते हैं, भाई आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लिया करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो। हर बंदे को किसी को तेज़ पढ़ना पसंद है, किसी को स्लो पढ़ना। तो मैं अपने रेगुलर रिदम के अंदर जो है ना जल्दी से कवर करवाऊँगा, अगर ज़्यादा तेज़ हो गया तो आप स्लो कर लीजिएगा। इसके टोटल जो है ना मैंने अभी देखी हैं ऑलमोस्ट 14-15 सफ़े बनते हैं। कोशिश करता हूँ अभी ये 3-4 घंटे के अंदर ना बड़ी बड़ी थोड़ी सी वीडियो बन जाएंगी, उन्हें बना के यहाँ से बुक से मार्किंग करवा के आपको करता हूँ। बाकी हम ना यहाँ वाइट बोर्ड के ऊपर जो मोटी मोटी बातें मैं साथ साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से मार्किंग करवाता हूँ। ये देखें कुछ मैंने मार्क इंपॉर्टेंट किए हूँ, आप भी इस तरह कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम वाले दिन जो है ना जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ वो, और इसके साथ ये जो मार्किंग है सिर्फ ये पढ़ के जाइएगा पूरी। अच्छा इसमें से गाइडन वाली जो है आपको अगर देखें ना फीलिंग आ रही होगी। एनीवेज शॉर्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं अभी चैप्टर नंबर ये सेल इंजरी, सेल डेथ और सेलुलर अडाप्टेशन। 1 मिनट बस। ओके जी। अभी सबसे पहले जो लाइंस लिखी हुई है ना उसके अंदर इसने बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल एटियोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि काज क्या है सेल इंजरी के, और इसके अलावा हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या है। ये सारे के सारे हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस, जिसके अंदर हमने डिजीज़ को सारे के सारे को डिस्कस करना है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है। एक तो वो डेवलप कैसे होती है वो हम सारे का सारा डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड पे हम करेंगे कि वो प्रोग्रेस कैसे करती है, अब उसकी फर्दर कैटेगराइज में हम आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है ना उसकी हम मॉर्फोलॉजी के ऊपर जो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, ग्रॉस क्या है, ठीक है, मतलब जनरल अपीयरेंस क्या है, माइक्रोस्कोपिक जो है ना अपीयरेंस, वो सारी की सारी देखेंगे। और इनके दरमियान जो डिफरेंसेस चेंजेस का आ रहा है वो सारे का सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अब यहाँ पे बता दूँ आपको, हम सेलुलर रिस्पॉन्स को डिस्कस करते हैं जब एक सेल कॉन्टीन्यूसली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके जी। जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है ना सेलुलर रिस्पॉन्स के बारे में, उसके अंदर कह रहा है कि सेल जो होता है ना वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंटली, ठीक है, क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद इन्वायरमेंट, अपने माहौल के साथ करता है। वजह क्या है, सेल जो है ना वो अकोमोडेशन की जो है ना वो कोशिश कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ। जो ही सेल के ऊपर मैं कह दूं कि हमारे पास स्ट्रेस इंक्रीज़ होती है ना, जो ही स्ट्रेसिंग होती है वो क्या करता है, अडाप्टेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है, मतलब उस चेंजेस को जो है ना वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अब अडाप्टेशन जो है ना वो हमारे पास वो कह रहा है कि 4 तरीक़ों से होती है। हमारे पास जो अडाप्टेशन है ना
उनके कौन कितने को तरीके हैं? आपने कहना है सर हमारे पास अडाप्टेशन के मोस्ट कॉमनली जो है ना वो 4 तरीके इस रोबन्स के अंदर बताए गए हैं। मैं सारे का सारा बुक से दिखाऊंगा। नंबर 1 पे हमारे पास होता है हाइपर ट्रॉफी होता है। नंबर 2 पे हमारे पास होता है हाइपरप्लेजिया। अच्छा, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया। नंबर 3 पे होता है मेटाप्लेजिया, जिसके अंदर वो सारे किसे हाइपरट्रॉफी में क्या था हमारे पास जो है ना साइज़ वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपरप्लेजिया में जो है ना नंबर इंक्रीज़ हो जाता है सेल का। मेटाप्लेजिया जिसके अंदर हमारे पास जो शेप है उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, जबकि एट्रोपी में जो है ना वो उसकी श्रिंकेज और वो सारे का सारा हम डिस्कस करेंगे। इतनी समझ आ गई है ना? अब जो है ना अगर ये अडाप्टेशन भी सेल की ना ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मैं कहूँ अगर स्ट्रेस फॉर ड्यूरेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया ना, इफ़ स्ट्रेस जो है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो सेल जो है ना वो अडाप्टेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, इनमें से कोई भी अडाप्टेशन करेगा। लेकिन इफ़ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेस हो तो फिर क्या होगा? फिर वो जो है ना मतलब लंबे अरसे के लिए अगर उसके ऊपर स्ट्रेस डाली जाए तो सेल की जो है ना इंजरी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि पानी बार बार पत्थर के ऊपर पड़े तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है। सेम इसी तरह जब बार बार इंजरी होगी बार बार और लंबे अरसे के लिए होगी तो सेल जो है ना वो इंजर्ड हो जाएगा। अब ये सेल इंजरी जो है ना वो 2 तरह की होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में तो चलो थोड़े से हुआ सेल ने अडाप्ट कर लिया। लॉन्ग ड्यूरेशन में भी 2 कैटेगराइज आ जाती हैं सेल की इंजरी से रिलेटेड। मैं इसको जल्दी से मिटा के ना यार ये अच्छा ओके, ये जो हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन इंजरी, इसकी जो इंजरी है ना इसको भी फिर वो बुक में अंदर उसने 2 कैटेगराइज के अंदर डिवाइड कर दिया है। किस किस के अंदर? अगर लॉन्ग ड्यूरेशन एक ख़ास लिमिट तक है, मतलब इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर वेरी लॉन्ग है, वेरी वेरी लॉन्ग है, अगर ये सिंपल मीडियम साइज़ का या फिर वेरी लॉन्ग है, 2 कैटेगराइज में। तो अगर कम थोड़ा सा रेजिस्ट करवा रहा है तो हमारे पास क्या होगा? इट ये इंजरी जो है ना इट इज़ रिवर्सिबल। सही हो गया? तो ये इंजरी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ही लंबे अरसे तक कॉन्टीन्यूसली लगा हुआ टपाटप तो फिर क्या होगा? जो इंजरी होगी वो हमारे पास होगी इरिवर्सिबल इंजरी। सही है? अब ये इरिवर्सिबल इंजरी की फिर कहाँ पे जाएगी? सेल डेथ के अंदर जाएगी, जो हमारा मेन टॉपिक है ये इस चैप्टर का। सेल डेथ भी अब 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होगी हमारे पास? एक हमारे पास होगी नेक्रोसिस और एक हमारे पास होगी एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड सेल डेथ, नेक्रोसिस में जो होता है ना वो सेल की आप कह लें कि सुसाइडल जो भी डेथ होती है। अब एपोप्टोसिस के अंदर भी 2 तरह की होती है। मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ के अंदर क्या होता है? ये एक्सीडेंटल डेथ होती है, ये प्रोग्राम्ड होती है। अब ये एपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस होता है। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस, पैथोलॉजिकल अडाप्टेशन। तो ये जो है ना आप अपने पास लिख लें। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम करना है काज ऑफ सेल इंजरी, इंजरी होती क्यों है। सही है? अब मैं अगर यहाँ पे मिटा के चले, ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कॉज ऑफ इंजरी। जल्दी जल्दी कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताना। मैं एंड इंशाल्लाह इसी वीडियो के एंड पे बुक से भी थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको। अच्छा, हाइपोक्सिया जो होता है ना, हाइपोक्सिया बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीजन की जो है ना वो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। अच्छा, अब ये क्या करता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से सेल का जो होता है ना वो एस्कीमिया हो जाता है। अब एस्कीमिया की वजह से हमारे पास क्या होती है? पर प्रोलॉन्ग्ड, अगर मैंने कहा लॉन्ग ड्यूरेशन है, सेल डेथ हो जाती है। तो वो क्या होगा? लेकिन जो है ना वो सेल की डेथ करवा देगा। देखो ये हमारे पास था, सपोज करें ये वो एल्वियोलाई की तरफ था, ठीक है। ऑक्सीजन आई, फिर नीचे क्या था हमारे पास? ये सारे की सारी ब्लड वेसल्स थी। अब ऑक्सीजन सिंपली क्या कर रही थी? डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ना वो हमारे पास ब्लड वेसल्स तक आ रही थी। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास सपोज करें ये हार्ट पड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ से फिर वो पल्मोनरी आर्टरीज और फिर वो नहीं, वो सारे के सारे क्या होता है?
यहाँ पे जो यही ऑक्सीजन जो डिफ्यूज़ होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल के क्या बना देती है, HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये हमारे पास बन जाता है ना, ठीक है। तो ये फिर ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। अगर ये ना हो, ऑक्सीजन ना आ रही हो, तो अब ये हीमोग्लोबिन के पास भी वैसे ही फिरता रहेगा, और जो बाकी हार्ट के मसल के हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए, बाकी जो स्केलेटल मसल है उनको चाहिए, तो वो ब्रेन स्पेशली होगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे नहीं कुछ पहुँच रहा, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और सेल डेथ। फिर वो इसी के एंड के ऊपर जो है ना वो बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आज उसके अंदर मैं 10 वीडियो मिनट की होगी आई थिंक, ये फिर अपलोडिंग में मसला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आज मैं लंग्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी अगर मैं फिर जाने से पहले से बुक से दिखा दूँ ना, तो ये वही सारी कहानी लिखी हुई है उसने कि एटियोलॉजी के बारे में मैंने बताया कि क्या है, मॉडिफाइंग फैक्टर क्या है, ओरिजिन क्या है उसकी, सारी की सारी वो बात की हुई है। स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनेसिस इसी को कहते हैं। ये बात बस एक दफ़ा रीड करने वाली है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जनरल पैथोलॉजी और सिस्टेमिक पैथोलॉजी जो है ना वो सारी की सारी हम देख लेंगे। अच्छा, सेल नॉर्मली मेंटेन इस स्टेज जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये तो अब बच्चे बच्चे को पता है ना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अडाप्टेशन की तरफ करते हैं, मैंने 4 अडाप्टेशन के बताए, हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी और मेटाप्लेजिया। प्रूव हो गया बुक से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस जो होता है ना वो कितनी तरह की होती है, अगर वो विद इन दिस सर्टेन लिमिट होगी तो वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर यार मार्कर की तरह मेरी, लेकिन अगर वो लिमिट से जो है ना वो, हाँ नज़र आ रहा, ठीक है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेल इंजरी काज करवा देगा, हार्मफुल होगा। आपको सेल इंजरी भी जो होता है ना वो फिर 2 तरह की, रिवर्सिबल सेल इंजरी था फिर, ठीक है, और इसके बाद इरिवर्सिबल था, ठीक है। प्रेजिस्टेंस एंड रैपिड ऑनसेट होगा तो इरिवर्सिबल इंजरी वो सारी के सारी, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी, वही बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद इन्फेक्शन हो गया, टॉक्सिन हो गया, इम्यून रिएक्शन, वो सारे के सारे जो है ना वो करते हैं। होम्योस्टेसिस की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। और फिर क्या है, ये मायोकार्डियम के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ, जैसे इंक्रीज इन लोड हो गया, एज इन हाइपरटेंशन हो गया, वो उसने लिखा हुआ कि किस तरह जो है ना हाइपर प्लेजिया हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रही है। वो सारी की सारी कहानी आपने ये ऑलरेडी अनाटमी के अंदर पढ़ी हुई है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। फिजियो के अंदर भी इस्कीमिया हो गया, फिर इंजरी के बारे में बता रहा है, ठीक। अब देखो, नॉर्मल सेल के अंदर होम्योस्टेसिस हो रहा है, स्ट्रेस हो गया तो अडाप्टेशन कर लेगा। लेकिन अगर इंजरी स्टिमुलस इतना तेज़ हो गया ना तो फिर वो सेल इंजरी काज करवा। सेल इंजरी भी क्या था, इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है। एक हमारे पास थी रिवर्सिबल इंजरी, ठीक है, जिसके बाद वो दोबारा आ रहा था। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या था, इरिवर्सिबल इंजरी, जिसके अंदर जो है ना वो नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस होता है, जो कि सेल डेथ को ऐड कर। ये स्टेजेस ऑफ द सेलुलर रिस्पॉन्स, ये आपको ग्राफ जो है ना ये आपको एक दफ़ा ड्रा करके देख लीजिएगा। अगर सेल के अंदर आ जाए तो ये ग्राफ बना दीजिएगा, एग्जामिनर की आँख यूँ ब्लिंक कर देगी, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, नॉर्मल मोनोसाइट है, सेल इंजरी हुई या रिवर्सिबल होगी, ठीक है। अडाप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू द लोड हो गया, एडिपो अडाप्टेटेड मोनोसाइट, जिसकी वजह से जो है ना वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि वो अगर ज़्यादा सीवियर हो गया तो वो सेल डेथ करवा देगी। वो बाकी यही कहानी लिखी हुई है यहाँ तक। ये फिर देखो, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट में काज इरिवर्सिबल, वो सारी की सारी लिखी हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेलुलर अडाप्टेशन टू दिस स्ट्रेस। तो मैं पहले थोड़ा सा लंग्स के बारे में बता दूँ किस किस तरह की हाइपोक्सिया होती हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर कन्वर्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक किसी की कोई है तो वो आखिर बताना यार किस तरह की आपको कुछ समझ आ रही है या कुछ और चेंजेस करूँ मैं इसके अंदर।